लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया गया था, याद है बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 दिया गया था, तो कर लिया तुम लोगों यस ने? ये थर्ड का आंसर क्या आया था बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 3 का आंसर बता सकते हो क्या आया है? इलस्ट्रेशन 3 का आंसर किसी का आया बेटा? किसी का आंसर आया इलस्ट्रेशन नंबर 3? मैं पूछूं क्या 1 बाई 1 या कोई बोलेगा? मिलन, सुधांशु, सर, डीपीपी करिए सर। ठीक है। ये होमवर्क नहीं क्या, जो होमवर्क दिया गया था? सर, डीपीपी नंबर 212 करा था सर, ये सर स्क्रीनशॉट डिलीट हो गया था सर। अच्छा ठीक है। बाकी लोग? सीमा, आर्यन, गर्वित, बेटा तुम लोगों ने किया या नहीं किया किसी ने? अगर नहीं किया तो हो जाएगा ना ये, या फिर बताना पड़ेगा? तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एलिमेंट दिया गया है, सिंबल यहाँ पे लिखोगे एलिमेंट, है ना? तो यह सबका हो गया होगा यहाँ पर, है ना? तो मैग्नीशियम दिया गया है, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा यार? लिख दोगे मैग्नीशियम का सिंबल। सल्फर क्या होगा, है ना? तो आवाज नहीं आ मैग्नीशियम। रही। क्या बेटा, क्या नहीं आ रही है? आवाज सुनाई सबको दे रहा है या सर नहीं दे रहा? आवाज सर आ रही है। आ रही है ना? थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना बेटा। यहाँ तो यस सब सर, कुछ आ सही रही लग है। रहा है, माइक वगैरह तो ठीक है मेरा यहाँ पर। ये मैंने टेस्ट कर लिया है, बस थोड़ा सा तुम लोग अपना जो स्पीकर ओके का सर, साउंड ओके। सही कर लो, सही हो जाएगा, ठीक है? तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में बेटा तुम सबने किया होगा। जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का सिंबल तुम लिखोगे, सल्फर का सिंबल लिखोगे, ऑक्सीजन, ठीक है? इन सबका सिंबल तुम लिख जाओगे। वाटर क्या होगा? H2O, तुम्हें मालूम पहले से H2O, ठीक है? फिर इसका परसेंटेज जो दिया गया उसको लिखोगे 9.7, है ना? 9.7, 9.76। सल्फर का दिया गया 13.01, 13.01। ऑक्सीजन का दिया गया है 26.01, 26.01। और वाटर, वाटर दिया गया 51.22, 51.22, ठीक है? एटॉमिक मास, अगर कोई एटम है जिसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल तो मोलर मास लिखोगे। तो मैग्नीशियम का दिया गया 24, सल्फर का दिया गया 32, ऑक्सीजन का दिया गया 16, वाटर का तुम्हें मालूम है 18 होता है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है? परसेंटेज डिवाइड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास लिखोगे तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो 9.76 डिवाइड बाय 24, ठीक है? इस तरह से करोगे 9.76 डिवाइड बाई 24, ठीक है? तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.4 समथिंग। जैसे यहाँ देखोगे 13 पॉइंट, ठीक है? 13.01 डिवाइड बाई 32, यहाँ पे कुछ नंबर आ जाएगा। देखोगे 26.01, 26.01 डिवाइड बाई 16, ठीक है? तो ये आ गया। एंड हियर 51.21, 51.22 डिवाइड बाई 18, ठीक है? तो ये सब नंबर यहाँ पे तुमने लिख लिया। इसके बाद लिखेंगे सिंपल होल, है ना? सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स। तो सिंपल रेशियो कैसे निकालोगे बेटा? सिंपल रेशियो निकालने के लिए तुम जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हो, है ना? तो इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? देखोगे जो मैग्नीशियम और सल्फर है ऑलमोस्ट इक्वल है, तो जो सल्फर है 0.400, 0.4066 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूँ टेबल में। ये 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा बेटा? यहाँ आ जाएगा 1.2, 1.6, 256 डिवाइड बाई 0.4,
0.4066, तो ये आ जा रहा है 4 अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पर भी वही काम करोगे तो ये 2.8456 डिवाइड बाई 0.4066, तो ये 7 के अप्रॉक्सीमेटली आ जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल होल रेशियो लोगे यहाँ पर, तो मैग्नीशियम 1 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, ये 1 हो जाएगा। फिर बात करोगे यहाँ पर तो ये भी 1 हो जाएगा। नीचे ये कितना होगा बेटा, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 है, नीचे आओगे तो ये हो जाएगा 7। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा इस कंपाउंड का, ये हो जाएगा MgSO4 डॉट, एक Mg है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, डॉट 7 H2O। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसका इंपेरिकल फार्मूला बन जाएगा। ये सबका आया बेटा, जिन लोगों ने किया होगा ये आया होगा आंसर। जिसका नहीं आया नोट कर लो, सबका आया था ना बेटा ये। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 यहाँ पर ये सॉल्व किया गया है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये भी नोट कर लो इलस्ट्रेशन नंबर 4, जिसका नहीं हुआ है। ये तो आसान था। तो यहाँ पर दिया गया है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 30 मॉलिक्यूलर मास दिया गया। इंपेरिकल फार्मूला मैंने 15 यहाँ इंपेरिकल फार्मूला निकाला, तो इंपेरिकल फार्मूला CS3 आया। इंपेरिकल फार्मूला मास 15 हो जाएगा तो n वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा इंपेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई n का वैल्यू 2 है, तो इंपेरिकल फार्मूला CS3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो C2H6 हो जाएगा। इसको भी नोट कर लो जिसका नहीं हुआ है। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। इसको भी थोड़ा सा भी डाउट है पूछ लेना मुझसे, है ना, घबराओ मत, सब समझ में आ जाएगा। पूछना पड़ेगा बेटा, शर्माना नहीं है। जो भी तुम्हें लगे कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा, डाउट है, ये प्रॉब्लम है, तुरंत पूछो मुझसे। तो ये हो गया बेटा, सबने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। यस सर। ओके, तो अब जो तुम लोगों को होमवर्क दिया गया था, तो 2 होमवर्क दिया गया था। एक था DBP नंबर 212, मतलब कि ये 1A और 1B। ठीक है, तो 1A और 1B यहाँ पर दिया गया था। ये 1A है और यहाँ पर है ये 1B। तो तुम लोगों ने ट्राई किया होगा? यस सर। अच्छा, तो जो डाउट है पूछ सकते हो इसमें। सर 212 मतलब सर 212 किया सर इसमें सर। 212 में किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। 212 में किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है पूछो तुरंत 212 का। नो सर, सारे वही थे जो आपने क्वेश्चन उसमें कराए थे सर एग्जांपल में। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसमें? नो सर। 212 में ठीक है, नंबर 212 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 286 में किसी कोई प्रॉब्लम है? 286 DBP नंबर 286 1B में किसी कोई प्रॉब्लम है? 1B में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ लोगों ने किया नहीं है इसको, है ना, तो इसको बहुत कम लोगों ने ट्राई किया। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड, बहुत कम यहाँ नंबर है। तो आई होप जो बोलने बैठे केवल उसी ने किया होगा और Yes, एक दो sir. लोगों ने और ने किया होगा, बाकी किसी ने नहीं किया।
और कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा। शिवम सिंह बेटा हो या नहीं हो? शिवम सिंह, हाँ शिवम बोलो, बोलो बेटा शिवम। ओके ठीक है। तो कुछ लोग लैपटॉप से क्लास ले रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएंगी। गर्वित, तो ब्रिजेश, ब्रिजेश बेटा, सर मेरा नाम सौरभ है, मेरे पापा के नाम से आईडी ओके है। बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है मैं वही बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर जो तुम्हारा नाम बेटा है ना, ठीक है, तो किसी का हो सकता है पेरेंट्स का हो यहाँ पर नाम हो, तो माइंड मत करना बेटा, है ना। ओके सर। हाँ तो बेटा जो दिया गया था होमवर्क हुआ कि नहीं? सर एक डीपीपी नहीं हुआ। अच्छा डीबीपी नहीं हुआ, कर लोगे बाद में, टाइम मिलेगा तो। आज ही डन कर दूंगा। ठीक है। बाकी लोग बेटा, बाकी लोग भी नहीं किए हो, मैं वन बाय वन सबसे तो नहीं पूछ सकता हूँ, है ना। कुछ लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, तो बाकी लोग भी कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पूछूंगा, मैं 5 मिनट पर टाइम दूंगा, वन बाय वन सब पर जाऊंगा, सबसे पूछूंगा, ठीक है। ओके, गर्वित का भी शायद पेरेंट्स का ही नाम है, तो ठीक है। जिसने भी किया है ठीक है, जिसने नहीं किया बेटा दोबारा कर लेना, और जो डाउट है मुझसे पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि अब जो सिलेबस थोड़ा सा तेजी से रन करेगा, तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब चल रहे थे, तुम्हें बहुत टाइम मिल गया था, लेकिन अब आगे तुम्हें फिजिक्स में भी टाइम नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री में भी और मैथ में भी। मैथ में तुम्हें ढेर सारा होमवर्क मिलेगा, तो करते जाओ, और उसी दिन का जिस दिन होमवर्क मिले उसी दिन उसको सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो आज हम लोग देखना है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये एक बार हम लोग पढ़ेंगे 11th में, ठीक है, और इसी सेम टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो ये जो टॉपिक है रिपीट होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वही क्लास 12th में डिस्कस करते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग क्लास 11th में करके इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम्हें मालूम है कि कंसंट्रेशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो अगर तुम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यस सर। ठीक है। तो अब तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? जिसका अमाउंट कम हो उसको तुम सॉल्यूट बोलोगे, जिसका अमाउंट ज्यादा है, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, तो तुम क्या बोलोगे? सॉल्वेंट बोलोगे, ठीक है। ये होता है यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो यहाँ पर पढ़ना बेटा, 7 कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पहला है मोलरिटी, दूसरा है मोलरिटी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, और लास्ट है नॉर्मलिटी। जो नॉर्मलिटी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जो टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी, जिसको बाद में देखेंगे। तो बाकी जो कंसंट्रेशन टर्म उसको देख लेंगे। तो पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो मोलरिटी। तो मोलरिटी तुम लोगों ने क्लास 10th में भी देखा था, ठीक है। तो उसी मोलरिटी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मोलरिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। जो लिखा हुआ है, there are several methods to express the concentration of solution. We are going to describe some very important terms used to present the concentration of solution. तो इसमें से पहला है मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी कैसे डिफाइन किया है बेटा? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड है उसी को तुम मोलरिटी बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी बना कर दिया गया है मोलरिटी का। सो मोलरिटी तो तुम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करोगे। मोलरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का उसको तुम लीटर में लिखोगे, ठीक है। तो ये मोलरिटी जाएगा। जो मोलरिटी है, मोलरिटी का यूनिट हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम या फिर मोल पर लीटर। जो यूनिट बेटा यहाँ पर यूनिट क्या लिखोगे? यूनिट या तो तुम लिखोगे कैपिटल एम या फिर मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये यूनिट है मोलरिटी का, और मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना।
और इसी फॉर्मूले को यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यहाँ देखो, है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम करो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा कि नहीं। ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ये होगा। तो ये यहाँ पे लिख दिया गया है। और तुम्हें मालूम है मिली मोल्स क्या होगा, अगर बात किया जाए मिली मोल्स, है ना, तो मोल्स में एक मोल में कितने मिली मोल्स होंगे बेटा, 1000 मिली मोल्स, ठीक है, इसको मिली मोल्स बोल दिया गया। तो एक मोल में 1000 मिली मोल्स होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं मिली मोल्स क्या है। तो 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल्स, ठीक है, मिली मोल्स, ये हो गया तुम्हारा। दूसरा, अगर मिली मोल्स निकालना हो तो मिली मोल्स इज इक्वल टू, मिली मोल्स को एम मोल्स भी लिखा जाता है, ठीक है, एम मतलब मिली मोल्स। तो मिली मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम इन ml। अगर वॉल्यूम को तुमने ml में लिया तो मिली मोल्स हो जाएगा, अगर तुमने वॉल्यूम को लीटर में ले लिया तो मोल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो मेन फॉर्मूला, ये फर्स्ट जो फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को याद रखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन, मोलरिटी का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा बोलो। थोड़ा ले लिया? ऊपर करना है। ठीक है, थोड़ा सुपर कर लिया मैंने। हो गया सर। हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है मोलरिटी का उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन और लिख लेते हैं यहाँ पर, नंबर 1, है ना, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH solution having volume 500 ml, ठीक है। So calculate the molarity of 4 gram of NaOH solution having volume 500 ml। तो जो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया गया है, 500 ml। NaOH कितना दिया गया है, 4 ग्राम NaOH। तुम यहाँ फार्मूला लगा दोगे, है ना, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो पहले ये काम करना है बेटा कि यहाँ जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है बेटा क्या है, NaOH, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर, है ना, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास दिया गया 4 ग्राम, मोलर मास NaOH का निकालोगे, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 40, तो ये जाएगा 0.1। 0.1 को तुम न्यूमरेटर रखोगे, सो मोलरिटी इज इक्वल टू 0.1। वॉल्यूम दिया गया 500 ml, ml को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, ठीक है। तो 10 पावर माइनस जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो मोलरिटी यहाँ पर जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाय 0.5, सो 1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0.2 मोलर, ठीक है। तो मोलरिटी क्या जा रहा है यहाँ पर, 0.2 मोलर आ गया, नोट कर लो उसको। लो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट कंसल्टेशन टर्म्स पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे। समझ नहीं आया। हो गया बेटा, नहीं समझ में आया? सर देखो यहाँ पे बेटा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या दिया गया है, मोलरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो पहले तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा सॉल्यूट का, फिर तुम्हें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स का, है ना। मोल का फॉर्मूला पढ़ा गया था, ठीक है।
तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास। तो गिवन मास यहाँ दिया गया है 4 ग्राम, मोलर मास NaOH का यहाँ रखोगे, NaOH का मोलर मास क्या है 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। तुमने यहाँ रख दिया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा 0.1, 0.1 तुम रख दिया न्यूमरेटर में। वॉल्यूम रखोगे लीटर में तो वॉल्यूम 500 ml दिया गया है, समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो आ जाता है नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पर। जो सेकंड कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है मोलरिटी, ठीक है। ये मोलरिटी है। देखो बेटा, जो मोलरिटी है उसको तुम कैसे देखोगे, है ना? तो यहाँ पर देखो, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो ये फॉर्मूला है। इसको इस तरह भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना बेटा, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा गया बेटा, ध्यान से देखो, सॉल्वेंट लिखा गया है। मोलरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करोगे, मोलरिटी, ठीक है। सो मोलरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, है ना, डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक बेटा। और सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, वॉल्यूम नहीं होगा, ये मास होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये फॉर्मूला है मोलरिटी का। जो मोलरिटी का फॉर्मूला बेटा, यहाँ पर वॉल्यूम टर्म नहीं आता। देखो यहाँ पर तुमने फॉर्मूला लिखा है बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर कोई वॉल्यूम टर्म नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो सॉल्यूशन क्या होता है, अगर तुम्हें सॉल्यूशन का मास निकालना हो, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये होता है ना। तुम्हें निकालना है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूट हो जाएगा। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो अगर कहीं पर डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया गया है तो हम लोग इस तरह से मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, लेकिन कई जगह पर डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्वेंट दिया रहता है, हम लोग उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया गया तो हम लोग उसका यूज करेंगे, ठीक बेटा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। इस फॉर्मूले का यूज, है ना, फिलहाल हम लोग क्लास 11th में नहीं करते, क्लास 12th में करेंगे। लेकिन हम लोग फिलहाल अभी पढ़ लेते हैं 11th में इस फॉर्मूले को, मोलरिटी, है ना। तो मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, मोलरिटी का जो यूनिट क्या होगा बेटा, यहाँ पर यूनिट की अगर बात करोगे मोलरिटी, तो यूनिट इसका क्या आएगा, तुम बताओ फॉर्मूला देखकर, मोल पर किलोग्राम, है ना। यहाँ पर क्या होगा, मोलरिटी का जो यूनिट है, पहला तो यूनिट हो गया स्मॉल m, जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, स्मॉल m लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम लिखो, मोल पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये इसका यूनिट हो जाएगा मोलरिटी। तो मोलरिटी के यूनिट में कहीं पर वॉल्यूम नहीं है, तो ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम से कोई इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग फिर इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इस पर टेम्परेचर का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? बताएंगे, अभी बता रहा हूँ, नोट कर लिया इसको। यस सर। चलो आ जाते हैं आगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये तुमने क्वेश्चन लिखा था, कैलकुलेट द मोलरिटी। तो अब यहाँ पर हम लोग सेम सोल्यूशन का हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर तुम लिखोगे कैलकुलेट द मोलरिटी, यहाँ पर क्या लिखोगे, मोलरिटी।
मोलरिटी ऑफ 4 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम 500 ml, है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया 500 ml विथ डेंसिटी 0.12 ग्राम पर ml, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई मैं किया हूँ, सेम क्वेश्चन वही वाला है ना। बस यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। क्या दिया गया है, 0, यहाँ पर दिया गया 4 ग्राम ऑफ NaOH सोल्यूशन, 4 ग्राम NaOH सोल्यूशन है। वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया है, 500 ml, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है। और सोल्यूशन का डेंसिटी कितना दिया गया है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया गया है 0.12 ग्राम पर ml, ठीक है। तो पहला काम तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तुम निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, 0.002 आ रहा है। ये निकालोगे, ये तुमने निकाल लिया है, ठीक है। सेकंड तुम्हें निकालना होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, तुम्हें निकालना पड़ेगा सॉल्वेंट का मास कितना होगा, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पर तुम्हें करना होगा 1 by 1। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालोगे, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास दिया गया 4 ग्राम और मोलर मास होता है 40 NaOH का, तो आंसर आ जाएगा 0.1 मोल, ठीक है। 0.1 तुमने निकाल लिया, 0.1 मोल। अब आगे निकालेंगे यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट से पहले हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, है ना। वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी क्या होता है, मास होता है ना। तुमने ये बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा डेंसिटी का, डेंसिटी D इज इक्वल टू, है ना, डेंसिटी D इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये होता है बेटा। ये कई बार तुम लोगों ने पढ़ चुका होगा डेंसिटी का फॉर्मूला। अगर तुम्हें मास निकालना हो तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको रख देते हैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 500 ml और डेंसिटी दिया गया है 0.12, ठीक है। तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, ये डेंसिटी थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, 1.12 कर देता हूँ मैं, डेंसिटी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ना, ये तो आंसर थोड़ा सा एब्सर्ड आंसर आएगा थोड़ा सा, है ना। तो डेंसिटी है, डेंसिटी थोड़ा इसको बेटा 1.12 कर दो, है ना, थोड़ा सा अच्छा आंसर है। डेंसिटी को मैंने 1.12 कर दिया, डेंसिटी यहाँ पर है 1.12 डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राम में आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, तुम्हें निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो ये फॉर्मूला तुम यूज करोगे मास ऑफ सॉल्वेंट का। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में निकाल लिया 500 मल्टीप्लाइड बाई 1.12 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट तुमने दिया गया, यहाँ पे तो दिया गया 4 ग्राम, 4 तुमने लिख दिया, सॉल्यूट 4 ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो इसको रखकर आंसर निकाल लोगे। तो कितना आ रहा है बेटा, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये 500 कितना आ रहा है बेटा, 566 सर 556 भाई आप नीचे कर लो, 500 मल्टीप्लाइड बाई 1.12, ठीक है, माइनस 4, 556 तो ये आ जाएगा 556 ग्राम आ गया, 556 ग्राम, ठीक है, ये ग्राम में आ जाएगा। तो अब ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 556 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ये किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें जो मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होना चाहिए। तो किलोग्राम में तुमने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया,
तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट तुम रखोगे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल्स तुम लिखा रहा 0.1, मास ऑफ सॉल्वेंट है 556 इंटू 10 पावर -3। ठीक है, तो अब देखते हैं आंसर कितना आ रहा है बेटा। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 556। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.1799 मोलर। ठीक है, तो आंसर लिखोगे यहाँ पर 0.1799, यहाँ पे यूनिट कर दोगे m। ठीक है, और या फिर इसका यूनिट क्या है बेटा, मोल पर किलोग्राम। तो नोट कर लो इसको। हो गया बेटा, हो गया। तो नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पर। सर एक मिनट सर। ओके, कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, डाउट तुरंत पूछ लो। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया, यस बोलो बेटा। यस सर। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये इसका फॉर्मूला आ गया, देखो यहाँ फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, W क्या बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और मोलरिटी में एक रिलेशन है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोलरिटी को अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको नोट कर लो, इस फॉर्मूले को। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सर मोलरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा सर? देखो यहाँ पर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू W डिवाइड बाई V in ml। ठीक है, V in ml दिया गया है। तो अगर तुम स्ट्रेंथ को मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, मोलरिटी को अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। अब लिखते हैं मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, है ना, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, है कि नहीं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हो गया तुम्हारा W, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास तुम्हारा हो गया है तुम्हारा मोलरिटी। सो मोलरिटी M इज इक्वल टू W डिवाइड बाय V मल्टीप्लाइड बाय M, ये हो गया।
तो अब देखो यहाँ पर W डिवाइड बाई V क्या है? W डिवाइड बाई V तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन है। सो मोलरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई मोलरिटी, मोलर मास। ये मोलर मास को मैंने दिया, यहाँ पर मैं मोलर मास लिख दे रहा हूँ, मोलर मास, ठीक है, ये मोलर मास है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें मिल जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, है ना? यस सर। ओके, यस सर। तो ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये कुछ आया होगा नहीं इस तरह से डेरिवेशन, तो मैंने समझाने के लिए बता दिया ये। तो अगर मोलरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, नोट कर लो। अभी मैं बहुत चीजें बताऊंगा बेटा, घबराओ मत। कुछ लोग बोल रहे हैं टेम्परेचर टेम्परेचर, उसको भी बताऊंगा मैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, है ना? तो क्वेश्चन कर लेते हैं। यस सर। एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें निकालना है, तो निकाल सकते हैं बेटा। मोलरिटी दिया गया है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। यस सर, मोलर मास रख देंगे सर, हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, सर 4 आ ठीक जाएगा। है। तो मोलरिटी यहाँ दिया गया 0.1, मोलर मास होता है 40, मल्टीप्लाई कर दो 4 ग्राम पर मोल। यस सर। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का ग्राम पर मोल होगा, ग्राम पर मोल। यस सर। तो यूनिट को भी तुम नोट कर लोगे। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज ग्राम पर मोल। नोट कर लिया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। तो आगे आ जाते हैं। आगे देखो बेटा, आगे कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स दिए गए हैं उनको देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज में जो कंसंट्रेशन टर्म है वो 3 टाइप का परसेंटेज यहाँ पर है। यहाँ पर 3 टाइप का परसेंटेज यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा। एक है परसेंट बाई मास, जिसको W बाई W बोलते हैं। दूसरा है परसेंट बाई वॉल्यूम, जिसको V बाई V बोलते हैं, ठीक है, परसेंट V बाई V। और थर्ड है परसेंट बाई वेट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इसको W बाई V भी बोलते हैं। यहाँ पर परसेंट W बाई V। पहला क्या बेटा? परसेंट बाई मास, दूसरा है परसेंट बाई वॉल्यूम, तीसरा है परसेंट बाई वेट। तो ये जो परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या हुआ? ये 100 में कैलकुलेट करना है। कहीं परसेंट दिया गया है, इसका मतलब कि जो कंसंट्रेशन है वो पर 100 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर परसेंट बाई मास, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें 100 ग्राम में तुम्हें कैलकुलेट करना है कितने ग्राम सल्यूट है, ठीक है। जो पहला दिया गया, देखो परसेंट बाई मास क्या दिया गया है, फॉर्मूला यहाँ पर है ना, मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कहीं पर मास परसेंट लिखा गया, इसका मतलब ये होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रहे यहाँ पर जो यूनिट होगा मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन का, दोनों ग्राम में लेना है। मास ऑफ सॉल्यूट भी ग्राम में होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम, मतलब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री हम लोग ग्राम में लेकर चलते हैं, तो ग्राम में ही लिखोगे तुम। ग्राम में तुम लोग मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे तो पर 100 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। आसान फार्मूला बेटा। सेकंड फार्मूला क्या बेटा? यूनिट क्या होगी? तो ये बेटा यूनिट तुम बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फ्रैक्शन है ना, देखो जो यूनिट होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा,
यस सर। तो ये यूनिट लेस होगा, है ना, इसका Yes, कोई sir. यूनिट नहीं होगा। यूनिट लेस है सर ये। हाँ, यूनिट लेस होगा। आ जाओ सेकंड पर, ठीक है। जो सेकंड यहाँ पर है उसको देखो, यहाँ दिया गया है परसेंट बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो परसेंट बाई वॉल्यूम क्या होगा बेटा कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने, सॉरी 100 ml सोल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट है ना। तो यहाँ पर दोनों ही वॉल्यूम में होगा। देखो तुम्हारा सॉल्यूट भी वॉल्यूम यहाँ दिया गया ml में होगा या लीटर में होगा, और जो सॉल्वेंट है या जो सोल्यूशन है बेटा, यहाँ पे सॉल्वेंट या सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन है सोल्यूशन भी तुम्हारा ml में या लीटर में होगा, ठीक है। तो 100 ml सोल्यूशन में कितने ml तुम्हारा सॉल्यूट है, हो जाएगा परसेंट बाई वॉल्यूम, ठीक है, परसेंट बाई वॉल्यूम। समझ में आ रहा सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो अब देखो यहाँ पर जो यूनिट था वो यूनिट लेस हो गया, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं था। इसका यूनिट क्या होगा? कुछ यूनिट नहीं आएगा बेटा यहाँ पर। ऊपर भी वॉल्यूम होगा, नीचे भी वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट ml, नीचे भी वॉल्यूम का यूनिट ml, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस। यस तो सर। ये भी यूनिट लेस है, कोई यूनिट यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, कोई यूनिट यहाँ पर नहीं आने वाला, ठीक है बेटा। यस सर। थर्ड देख लेते हैं यहीं पर, परसेंट बाय वेट वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वेट न्यूमरेटर में है, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, परसेंट दिया गया है। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन तुम वॉल्यूम में लोगे, और जो सॉल्यूट है सॉल्यूट का मास ग्राम में लोगे, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर, यूनिट क्या आएगा इसका? सर ग्राम पर लीटर। ग्राम का मिलीलीटर। हाँ, लीटर नहीं होगा यहाँ पर, ml होगा, ठीक है, ग्राम पर ml, ठीक है। यस सर। तो अगर ये लीटर में होता तो 100 लीटर में तुम निकालते, लेकिन यहाँ पर है ना, यहाँ पर ml में तुम्हें निकालना है, ग्राम पर ml। तो एक है ना, ये तुम्हारा हो जाएगा परसेंट। तो तीनों समझ आ रहा बेटा फॉर्मूला, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट। तो इसमें बेटा जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला, इसका ही हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री में। बाकी दो फॉर्मूला बेटा, इन दोनों फॉर्मूला का यूज बहुत कम होता है, रेयर केस में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला का यूज ज्यादा होगा। तो अब एक चीज और देख लेते बेटा, यहाँ पर जो वॉल्यूम टर्म है, वॉल्यूम देखो यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर वॉल्यूम टर्म नहीं आया है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, केवल तुम्हें मास मेजर करना है। यहाँ पर भी वॉल्यूम है, यहाँ पर भी वॉल्यूम है, और तुम्हें मालूम है अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो क्या होगा बेटा, थर्मल एक्सपेंशन होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा बेटा, थर्मल एक्सपेंशन। ये टर्म सुना है बेटा तुम लोगों ने? नहीं सर। थर्मल का मतलब होता है हीट, एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, फैल जाना, ठीक है। एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड करना, थर्मल मतलब हीट से कोई चीज एक्सपेंड होना। तुमने देखा होगा अगर किसी भी चीज को तुम हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है कि नहीं? यस सर। थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। लेकिन अगर तुम हीट करो तो क्या उसका मास भी एक्सपेंड हो जाएगा, मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मास डज नॉट चेंज। नहीं सर। मास चेंज नहीं होगा, केवल उसका वॉल्यूम चेंज होगा। मतलब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यस सर। टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो अगर तुमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, सॉरी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, यहाँ पर देखो ये वाला है ना, यहाँ पर मास है, अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो यहाँ पर तो वॉल्यूम तो है नहीं। तो अगर वॉल्यूम नहीं है तो ये क्या, ये चेंज होगा?
नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है ना। तो अगर वॉल्यूम नहीं है, कहीं पर अगर वॉल्यूम नहीं दिया गया है, उस टर्म तुम बोलोगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। तो ये जो टर्म है क्या होगा बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यस सर। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, यहां पर भी वॉल्यूम है, यहां पर भी वॉल्यूम है, तो अगर इसको हीट करोगे, है ना, गर्म करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर कूल करोगे, ठंडा करोगे तो कंट्रैक्शन हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब ये वॉल्यूम डिपेंडेंट हो गया। वॉल्यूम डिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो जहां पर भी तुम्हें वॉल्यूम दिखाई दे, जहां पर भी वॉल्यूम लिखा हो, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, है ना, वो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये होगा बेटा तुम्हारा टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है? ये क्या होगा बेटा, ये भी तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सर जहाँ भी वॉल्यूम होगा डिपेंडेंट होगा। बिल्कुल, जहां पर भी वॉल्यूम तुम्हें दिखाई दे जाए वो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये बताओ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ वॉल्यूम दिख रहा है, ये क्या होगा, सर टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसके ऊपर देखो ये मोलरिटी, मोलरिटी क्या होगा बेटा, सर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर यहाँ पर इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम नहीं है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलरिटी को बताओ, मोलरिटी यहाँ पर है, डिपेंडेंट, टेम्परेचर तो ये डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट, देखो वॉल्यूम दिख रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर वॉल्यूम दिखाई दे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगर वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सर एक डाउट था। पूछो बेटा। सर जहाँ पर आपने पहले बताया कि जो परसेंट बाय मास है, यहाँ पर इनकी यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, हाँ लेकिन सर थर्ड के अंदर तो वेट और वॉल्यूम दो अलग अलग यूनिट्स हैं। हाँ, तो इसका वॉल्यूम या इसका यूनिट कैंसिल नहीं होगा ना, इसका यूनिट आएगा। यूनिट क्या होगा बेटा यहाँ पर, ग्राम पर एमएल। ओके सर। ठीक है, और किसी कोई Yes, डाउट sir. है? नो सर। ओके, तो कुछ क्वेश्चन कर लेंगे इसका हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है या नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए कुछ, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है वो। एक मिनट, इस क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ 30%, 300 ग्राम ऑफ 20% सॉल्यूशन बाय वेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द फाइनल सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है बेटा ये वाला क्वेश्चन सबको? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है, ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ 30%, 300 ग्राम ऑफ 20% सॉल्यूशन बाय वेट। ठीक है, तो जब तूने दो को मिक्स कर दिया तो फाइनल सॉल्यूशन का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंट बाय वेट दिया गया है, समझ में आ रहा है बेटा? तो इस क्वेश्चन को करना है, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा साइड बाय साइड कर लेता हूं ताकि तुम्हें दिखाई दे। तो ये दिखाई दे रहा होगा तुमको स्क्रीन, है ना, इसमें क्वेश्चन भी दिखाई देगा तुम्हें। तो ये क्वेश्चन है 25046। ठीक है, तो यहाँ पर दो सोल्यूशन दिया गया, जो सोल्यूशन 1 है, फर्स्ट सोल्यूशन, ये दिया गया 200 ग्राम और ये है 30%। दूसरा जो सोल्यूशन है वो दिया गया 300 ग्राम। ठीक है, और ये कितना बेटा 20% है। दोनों को मिक्स कर दिया गया, मिक्स करने के बाद थर्ड सोल्यूशन बनाया, उसका परसेंटेज क्या होगा ये पूछ रहा है।
समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चन? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? तो जब तुमने मिक्स किया यहाँ पर बीकर में, है ना, तो ये थर्ड सोल्यूशन का परसेंटेज क्या है तुम्हें बताना है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर तुम्हें सोल्यूशन बताना है थर्ड का, ठीक है, अगर इसका परसेंटेज बताना है तुम्हें क्या निकालना होगा? तुम्हें निकालना होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो ये जाएगा परसेंट बाई मास हो जाएगा, है ना। तो ये तो फॉर्मूला बेटा परसेंट बाई मास का। तो परसेंट मास बाई मास, W बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हें निकालना होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? देखो यहाँ पर तो 200 ग्राम, है ना, या 200 ग्राम सॉल्यूशन ए और 300 ग्राम सॉल्यूशन बी, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल मास कितना जा रहा है? जो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना जाएगा? 500 ग्राम आ जाएगा, है ना। सो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 500 ग्राम। इससे कोई डाउट है? समझ में आ रहा है बेटा? ये सर फिर परसेंटेज क्या होगा 20 और 30% का? जितना बोलो बेटा उतना समझ में आ रहा है, ये बता रहा हूँ उसको भी, इतना समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. ओके। तो अब देखो यहाँ पर तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा। तो अब फर्स्ट में जो मास ऑफ सॉल्यूट वो निकालोगे, सेकंड में मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा वो निकालोगे, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो फर्स्ट में मास ऑफ सॉल्यूट निकालोगे, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ये तो होता है बेटा। अगर तुम्हें निकालना हो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो फॉर्मूला तुम यूज करोगे यहाँ पर। तो परसेंटेज यहाँ दिया गया 30%, है ना। तो इसको यूज करके मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो तुम, ठीक है। सो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई 100, ये होगा तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूट। तो परसेंटेज फर्स्ट में कितना दिया गया? 30%, 200 ग्राम डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। सेकंड में कितना सॉल्यूट दिया गया उसको भी निकालोगे इसी तरह से। सेकंड में जो सॉल्यूट वो भी निकालोगे, है ना। तो फर्स्ट में सॉल्यूट इतना आ गया, सेकंड में क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, तो सेकंड दिया गया यहाँ पर 300 ग्राम, परसेंटेज दिया गया 20, तो ये भी कितना आएगा? 60 हो जाएगा, Yes, sir. 60 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ इस सॉल्यूट कितना होगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, एलिमेंट सॉल्यूशन नहीं है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द 120 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 120 ग्राम। 120 ग्राम तुमने लिख दिया, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन ये भी तुमने निकाल लिया है। मास सॉल्यूशन कितना था बेटा? 500 ग्राम। 100 gram. तुम्हें निकालना है परसेंट W बाई डब्ल्यू, ठीक है। कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूट 120, मास ऑफ सॉल्यूशन 500 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे कितना होगा यहाँ पर? ठीक है, 24. 24 आ गया यहाँ पर, ये 24 और 24%। तो लिख डालो इसको। ये मैंने छोटा कर दिया, पूरा दिख रहा होगा स्क्रीन एक साथ। नोट कर लिया बेटा? आगे चले मोल फ्रैक्शन पर। यस सर। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को देखना है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है।
तो मोल फ्रैक्शन देखो बेटा, बहुत बड़ा सा दिया हुआ ये, है ना, इतना बड़ा पढ़ना नहीं, छोटा सा हम लोग को देखना है, तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। एक मिनट, बस मैं यहाँ पे स्पेस ले रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। ऊपर तो बहुत सारा फॉर्मूला दिया है, उसको बाद में हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ऊपर वाले का। पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ से हम लोग समझते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट बाद में ले लेंगे। तो देखो बेटा क्या होता है कि जो मोल फ्रैक्शन है वो दोनों के लिए डिफाइन करता है। वो सॉल्वेंट के लिए तुम डिफाइन कर सकते हो, सॉल्वेंट के लिए भी, और वो सॉल्यूट के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। अभी तक जो तुमने कंसंट्रेशन देखा था वो सॉल्यूट के लिए था कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कोई डिफरेंशिएट तुम नहीं कर पाओगे, कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट है, ठीक है। मान लो तुमको दे दिया गया अल्कोहल और ईथर, ठीक है, उसको मिक्स करके तुम्हें सोल्यूशन बनाना है, तुम्हें मालूम नहीं कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट, तो वहां पर मोल ऑफ फ्रैक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। तो जनरली तुम्हें मालूम है कि जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट हो जाएगा, जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन मोल फ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हर एक के लिए तुम डिफाइन कर सकते हो मोल फ्रैक्शन, वो तुम सॉल्वेंट के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, वो तुम सॉल्यूट के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन को इस तरह से x से, है ना, इस तरह से x से रिप्रेजेंट करोगे, और इस स्पेशल x को काई बोलते हैं, ठीक है, इसको काई बोलते हैं, काई से रिप्रेजेंट करोगे। तब देखो बेटा हम समझते हैं, ये तुमने बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में तुमने स्मॉल n मोल सॉल्यूट का डाल दिया और कैपिटल N मोल सॉल्वेंट का डाल दिया। तो अब तुम्हें निकालना है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सुनाई दे रहा है बेटा सबको? यस सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ रहा है? जो बड़ा वाला है वो सॉल्वेंट है, छोटा वाला सॉल्यूट है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लिख लिया, ठीक है। इसी को तुम कभी कभी कैपिटल स्मॉल n t लिख देते हो, t मतलब टोटल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये हो गया। तो अगर तुम्हें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तुमने यहाँ पर सॉल्यूट यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में लिख दिया, ये काई मतलब मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसको तुम रखोगे न्यूमरेटर में, ठीक है, उसका नंबर ऑफ मोल्स होगा न्यूमरेटर में। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में आए स्मॉल n, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, n प्लस n। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा, स्मॉल n प्लस कैपिटल n, है ना। तो यही क्या है, n डिवाइड बाई nt, ये तो है बेटा, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह से अगर तुम्हें निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या करोगे, न्यूमरेटर में क्या आएगा, कैपिटल n आएगा, है ना, सॉल्वेंट के लिए कैपिटल n डिवाइड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल n, है ना। तो ये क्या है, कैपिटल n डिवाइड बाई nt, ठीक है। इतना समझ में आ गया बेटा। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो वो न्यूमरेटर में रहेगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने एक सॉल्यूट लिया और एक सॉल्वेंट लिया, तो ये तुम्हारा सॉल्वेंट आ गया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शंस को ऐड करो, दोनों को ऐड करो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड कर लिया, n डिवाइड बाई nt, ये तो है बेटा, है ना, प्लस कैपिटल N डिवाइड बाई nt, कितना आएगा बेटा यहाँ पर, n प्लस कैपिटल N डिवाइड बाई nt, और nt है क्या, टोटल नंबर ऑफ n प्लस कैपिटल n प्लस कैपिटल N, है ना।
ये कितना आ रहा है बेटा? 1 आया है ना। इसका मतलब जो टोटल मोल फ्रैक्शन है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? वो हमेशा 1 आएगा। अगर टोटल मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो समेशन हमेशा 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? अब यहाँ पर देखो जो तुमने फॉर्मूला लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, ठीक है, तो यहाँ पर है न्यूमरेटर में n स्मॉल n, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हमेशा जो डिनोमिनेटर है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा बेटा? न्यूमरेटर से ज्यादा होगा, है ना। इसका मतलब ये जो रेशियो है, रेशियो हमेशा क्या होगा बेटा? 1 से कम होगा। जो मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा 1 से कम होगा, क्योंकि टोटल नंबर देखो, जो टोटल मोल फ्रैक्शन 1 है, इक्वल टू 1 है ना। तो अगर मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट करोगे तो क्या होगा? 1 से कम आएगा। मोल फ्रैक्शन आप सॉल्वेंट करो तो वो भी क्या होगा? 1 से कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो ज्यादा होगा, ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा ज्यादा होगा डिनोमिनेटर। तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। तो जो मोल फ्रैक्शन है बेटा, मोल फ्रैक्शन का रेंज क्या होगा? तुम बात करोगे मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का रेंज क्या होगा बेटा? 0 से 1। ठीक है, ये इसका रेंज है। तो जो मिनिमम वैल्यू है मोल फ्रैक्शन का 0 होगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू है मोल फ्रैक्शन का वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसी के बीच में मोल फ्रैक्शन लाई करेगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक? जीरो भी हो सकता है। हाँ, अगर मान लो तुमने सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं किया सॉल्वेंट में, ठीक है, तुमने सॉल्वेंट ले लिया, यहाँ पर सॉल्वेंट कैपिटल एन है और जो स्मॉल एन है वो 0 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ स्मॉल एन कितना होगा बेटा? 0 डिवाइड बाय कैपिटल एन इज इक्वल टू 0, है ना। तो मोल फ्रैक्शन 0 भी हो सकता है। तुमने अगर सॉल्वेंट उसमें डिजॉल्व नहीं किया, सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं किया सॉल्वेंट में, तो उसका मोल फ्रैक्शन 0, जिसका मोल 0 उसका मोल फ्रैक्शन भी 0। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऊपर वाला जो मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है वही ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। बस 2 चीज और ऐड कर लेना यहाँ पर। इसमें फर्स्ट चीज क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म है यहाँ पर सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, और दूसरा रेंज ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नोट कर लिया? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2, है ना। आ जाओ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ये नीचे था ग्लूकोज का, हाँ ये वाला है, ये ग्लूकोज वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन? क्वेश्चन पढ़ो बेटा सब लोग, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। ये क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, है ना। तो यहाँ पर दिया गया है वेट ग्लूकोज, तो ग्लूकोज, अब यहाँ पे देखो और कुछ नहीं दिया गया, यहाँ पे केवल लिख दिया 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज, है ना। तो इसका मतलब जो ग्लूकोज है उसको किसने बनाया? तुमने किस सॉल्वेंट में यूज करके ग्लूकोज बनाया है बेटा? अगर सॉल्वेंट का नाम नहीं लिया गया है कहीं पर, याद रखो, कहीं पर अगर सॉल्वेंट नहीं लिया गया है या फिर कहीं पर एक्वस वर्ड लिया गया है, एक्वस, ठीक है, दिया गया क्वेश्चन में एक्वस, या फिर कुछ भी नहीं लिखा गया, तो हम लोग जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या जूम करोगे? वाटर। सॉल्वेंट यहाँ पर होगा वाटर, H2O। अगर सॉल्वेंट का नाम नहीं लिया गया हो, क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया सॉल्वेंट क्या है, या फिर लिखा गया एक्वस सॉल्यूशन, है ना, इसका मतलब वहां पर सॉल्वेंट वाटर होगा, ठीक है।
और यहाँ पर जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसका मोलर मास क्या होगा बेटा 18 वाटर का, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला बेटा क्या होगा C6H12O6। O6। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, उसमें ग्लूकोज आया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उसका है ग्लूकोज का, ठीक है। तो तुम यहाँ पर ग्लूकोज का मोलर मास भी निकाल सकते हो, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा, है ना। अगर तुम मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकालोगे तो क्या होगा, मैं स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा बेटा, क्या होगा, यहाँ पर 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 12 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 16, ठीक है। ये कर दोगे, है ना। तो ग्लूकोज का मोलर मास आ जाएगा, निकाल लोगे सब, ठीक बेटा। तो ये आ गया मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो अब तुम्हें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या होगा वो निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन में तुम्हें क्या चाहिए बेटा, तुम्हें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ये चाहिए। और क्या चाहिए बेटा, तुम्हें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये दो चीजें तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो अब इन दोनों में से एक भी चीज नहीं दिया गया है, न तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज दिया गया है, न तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दिया गया है। यहां पर दिया गया 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 100 वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है बेटा, 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम ग्लूकोज होगा, 10 ग्राम। हाँ, परसेंट वेट बाय वेट मतलब क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर में अगर वो 100 ग्राम ले रहे हो तो जो न्यूमरेटर है वो इतना होगा, परसेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर तुमने 100 ग्राम तुमने सोल्यूशन लिया है, इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हैज 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यस सर। मिल गया तुम्हें, दोनों मास मिल गया बेटा, सोल्यूशन तुम्हें मिल गया 100 ग्राम, ग्लूकोज कितना मिल गया 10 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना होगा, ग्लूकोज देखो कितना होगा 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, सोल्यूशन यहाँ पर है 100 ग्राम। तो मास ऑफ, हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर, हो जाएगा 100 माइनस 10 हो जाएगा 90 ग्राम, ठीक है। मोल्स निकालो दोनों का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होगा बेटा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास यहाँ पर 10 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 180, ठीक है। दूसरा तुम निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा बेटा, गिवन मास 90 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 18, ठीक है। दोनों आ गया बेटा, है ना। तो अब तुम्हें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज दैट इज 10 डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, 10 डिवाइड बाय 180 प्लस 90 डिवाइड बाय 18, है ना। इस तरह से निकालोगे, ठीक बेटा। सबको समझ में आ रहा है ना, हेलो सर कुछ भी समझ यस नहीं आ सर। क्या बेटा, सर मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं समझा बिल्कुल भी, यस सर। ओके यस सर, थोड़ा समझा दो। ओके ठीक है, देख लो बेटा कैसे समझ, फिर से मैं इसको बता रहा हूँ, मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पूरा इसको इरेज कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, तुरंत बोला करो, समझ में ना आए कोई चीज ना, लेट करते जाओगे, मैं आगे बढ़, मुझे समझ में आया कि हाँ तुम लोग समझ में आ रहा है, मैं तो ये जिम करूंगा, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे तो क्या तुम लोग समझ में आ रहा है। जब तुम बोलोगे बेटा कि समझ में नहीं है तभी तो मालूम चलेगा मुझे, ठीक है। तो तुरंत बोल दिया करो ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं रुक कर वहीं पर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज, ये दिया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने बताया कि अगर 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज दिया गया तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा, ये मैंने बताया था। समझ में आया बेटा? सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर होगा। यस सर। ये समझ में आ रहा था? यस सर। अगर सॉल्वेंट न बोला गया, सॉल्वेंट क्या है क्वेश्चन में नहीं दिया गया, इसका मतलब वहां पर हिडन सॉल्वेंट वाटर होगा। ठीक है, हमेशा सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर हो गया। वाटर का मोलर मास कितना होता है बेटा? 18 है ना। दूसरा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा बेटा? तुमने निकाला अभी 180 है ना। ये भी समझ में आ गया, ये दोनों चीज समझ में आ गया। यस सर। तो ये दोनों चीज समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे दिया गया है 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज। तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। परसेंट का मतलब होता है 100 ग्राम, 100 में कितना है। ठीक है, तो ग्लूकोज दिया गया 10%। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 100 ग्राम में कितना ग्लूकोज है? 10%। 10% मतलब 10 ग्राम। देखो वेट यहाँ पर दिया गया, वेट बाय वेट। ठीक है, तो परसेंट मतलब 100 में, तो 10% मतलब कि 100 में 10%, 10 ग्राम ग्लूकोज है। अगर तुमने 100 ग्राम सोल्यूशन लिया है ना, 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्लूकोज होगा, है ना? कितना ग्लूकोज होगा बेटा? 100 ग्राम सोल्यूशन हैज 10 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज। प्रॉब्लम है। ठीक है, 100 ग्राम सोल्यूशन हैज 10 ग्राम ग्लूकोज। तो तुम्हें मिल गया बेटा कि 100 ग्राम सोल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज। इतना समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 100 ग्राम सोल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो अब तुम्हें निकालना है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट होता है सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सोल्यूशन दिया गया है 100 ग्राम, सॉल्यूट कितना दिया गया है बेटा? 10. ग्लूकोज कितना है? 10 10 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 90 ग्राम। तो सॉल्वेंट यहाँ पर आ गया 90 ग्राम। सॉल्वेंट मतलब क्या हुआ? वाटर। ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, वाटर 90 ग्राम। सॉल्यूट यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज है 10 ग्राम। तो दोनों चीज मिल गया बेटा। यहाँ पर मिल गया ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज कितना दिया गया है? 10 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और सॉल्वेंट जो है वाटर, वाटर कितना दिया गया है? 90 ग्राम। मैं दोनों निकाल लिया बेटा। 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज है ना। 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज है, बाकी सब सॉल्वेंट होगा। तो 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज, बाकी कितना हुआ? 90 ग्राम वाटर। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. जिसको भी डाउट हो तुरंत यहाँ बोलो। अब तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Given mass upon molar गिवन mass. मास, Upon molar mass. गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, है ना। तो वाटर का गिवन मास कितना है? 90 ग्राम। तो 90 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 18 कर दोगे, क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ग्लूकोज का तुम्हें निकालना है बेटा नंबर ऑफ मोल्स। तो ग्लूकोज का गिवन मास कितना है? 10 ग्राम। मोलर मास कितना है ग्लूकोज का? तुमने ऊपर 180 निकाला है, 180 लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 90 डिवाइड बाई 18 और हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 18। ठीक है, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। इतना समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. यस सर। ये सबको समझ में आ रहा है? 1 2 जो मैंने निकाला है, 1 2 सबको समझ में आ गया? यस अब सर। तुम्हें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तुम देखोगे। मोल फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय
मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है। मतलब n जिसका निकालना है वो न्यूमरेटर में रहेगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में रहेगा। तो तुम्हें किसका निकालना बेटा? ग्लूकोज का निकालना है, तो ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में रहेगा। ठीक है, तो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये फर्क मैंने लगा दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1 डिवाइड बाय 18। ठीक है, ये हो गया, तुमने ये रख दिया सेकंड 1 डिवाइड बाय 18। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? 1 डिवाइड बाय 18 प्लस 90 डिवाइड बाय 18। और इसको सॉल्व कर लोगे तो जाएगा 1 डिवाइड बाय 91। ठीक है, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 91। तो 1 डिवाइड बाई 91 का वैल्यू कितना होगा, है ना? इसको सॉल्व करोगे तो 1 डिवाइड बाई 91 हो जाएगा 0.11। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 0.011। इसमें किसी कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। तुमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, टोटल सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, है ना? एक फॉर्मूला और पढ़ा था तुमने, ये वाला फॉर्मूला। यस सर। इसका मतलब ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज तुमने निकाल लिया 0.011 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लोगे। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी आ जाएगा। तो अगर तुमने एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे डायरेक्टली इस तरह से। ठीक है, अब समझ में आया बेटा सबको? यस सर। तो नोट कर लो इसको। आगे चले। यस सर। आगे का क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है बेटा? मिलियन होता है 10 पावर 6। ठीक है, 10 पावर 6 को तुम बोलोगे मिलियन। और 10 पावर 9 क्या होगा बेटा? अगर 10 पावर 9 है तो क्या होगा? बिलियन, है ना? अगर 10 पावर 6 है तो ये होगा मिलियन। 10 पावर 9 क्या होगा बेटा? बिलियन। और 10 पावर 12 क्या होगा? ट्रिलियन। ठीक है, तो ये यूएस सिस्टम है। जैसे अगर इंडिया में वो है तो इंडिया में चलता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से बोलते हैं तुम लोग, है ना? 100, लाख, करोड़, ये चलता है इंडिया में। और यूएस में जो होता है मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ये चलता है। ठीक है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। समझ में आ गया बेटा? तो अब ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये दिया गया है मिलियन में, पार्ट्स पर मिलियन। तो मतलब 10 पावर 6 में कितना है? ठीक है, जो सॉल्यूट है अगर तुम ग्राम की बात करोगे तो 10 पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है ना? मतलब 1 मिलियन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, वो होगा तुम्हारा पीपीएम। समझा बेटा? जैसे पोल्यूटेंट होगा, पोल्यूटेंट से हम लोग पीपीएम मेजर करते हैं, 2.5 पीपीएम जो पार्टिकल होता है यहाँ पर 2.5, उसको पीपीएम में मेजर करते हैं जो पोल्यूशन होता है ना? क्योंकि जो पोल्यूटेंट होता है बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। अगर 10 पावर 6 ग्राम तुमने
एयर लिया तो वहां पे जो पोल्यूटेंट होगा उसका अमाउंट बहुत कम होगा, ठीक है, इसलिए उसको पीपीएम में मेजर किया जाता है। तो यहाँ देखो पीपीएम का फॉर्मूला क्या लिखा गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6। पीपीएम प्रिंट होगा पीपीएम, स्मॉल पीपीएम होगा, ठीक है, पीपीएम, ठीक है। अगर मान लो, हाँ बेटा, सर आपने बोला था इसका यूज होता है, वो एक बार दोबारा बता दो इसका यूज क्यों होता है? इसका यूज बेटा जो कंटामिनेशन है उसमें यूज होता है और मेडिकल साइंस में यूज होता है, ठीक है। मेडिकल साइंस में जैसे तुम्हारे बॉडी में कितना जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, या फिर जो कोई कंटामिनेशन तुम्हारे बॉडी में हो गया तो उसका कंसंट्रेशन क्या है वो पीपीएम में होता है, ठीक है। और जो एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन को भी हम लोग पीपीएम में मेजर करते हैं। वाटर पोल्यूशन को भी, हम जितने भी पोल्यूशन, जितने भी टाइप के पोल्यूशन उसको पीपीएम में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यूनिट देखो यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट कैंसिल हो गया कि नहीं, है ना। इसका यूनिट कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे तुम पीपीएम लगाओगे, याद रहे इसका जो यूनिट है वो पीपीएम ही होगा, ठीक है। जो सेकंड फॉर्मूला देखो यहाँ पे दो फॉर्मूला है, तुम्हारा ये हो गया वेट वाला, दूसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर गैस, मतलब कोई भी गैस तुमने ले लिया, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई गैस ले लिया, वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर गैस, है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6, यूनिट मिल गया पीपीएम, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? यस सर। ओके, तो आगे नेक्स्ट फॉर्मूला है नॉर्मलिटी का, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नॉर्मलिटी क्या होती है, लेकिन जो नॉर्मलिटी है वो हम लोग बेटा अभी नहीं पढ़ेंगे। आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, ये देखो केमिकल इक्विवेलेंस लिखा है ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी। ये पढ़ लेंगे उसके बाद नॉर्मलिटी पर आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक से पहले, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टोसियोमेट्री क्या होता है, स्टोसियोमेट्री पर जाते हैं, ठीक है बेटा। तो अब तुम लोग क्या करोगे, होमवर्क तुम्हारे लिए है कि जो फर्स्ट सी डीपीपी नंबर फर्स्ट सी तुम लोगों को करना है। मैं होमवर्क पहले ही दे दे रहा हूँ, है ना। डीपीपी फर्स्ट सी तुम लोगों को करना है। मैं देख लेता हूँ क्या है फर्स्ट सी में। तो डीपीपी नंबर तुम्हारा हो गया फर्स्ट ए बी सी, ये है तुम्हारा फर्स्ट सी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें है फर्स्ट सी में। तो रेशियो ऑफ मास रिडक्शन, ठीक है, तुम्हें फर्स्ट सी करना है। इसमें पहला क्वेश्चन टाइटेनियम वाला है, वो तो कॉन्सेप्ट हुआ नहीं। क्या बेटा? तो टाइटेनियम, हाँ बोलो। तो ये वाला कौन सा? ये फर्स्ट सी है, ये तुम्हें करना है अभी। The ratio of mass of titanium to carbon atom is 4:1, then the molar mass of titanium is, जो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये पढ़ाया जा चुका है। ये तुम्हारा हाँ, जो एम्पिरिकल फार्मूला क्वेश्चन है वो भी है इसमें, और जो परसेंट है, परसेंट का फार्मूला यहाँ पर होगा, परसेंट कंपोजिशन का भी फार्मूला यहाँ पर है, सब कुछ दिया गया, ठीक है। मतलब मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा है, इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं है। ये मोल कॉन्सेप्ट का पूरा पूरा डीपीपी है, उसको तुम्हें करना होगा बेटा मोल कॉन्सेप्ट के वाले से, ठीक है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट हो गया। डी भी देख लेते हैं, डी में क्या दिया गया है। डी में तुम्हारा इंपेरिकल फार्मूला है, ठीक है, जो इंपेरिकल फार्मूला है वो डी है। तो सी और डी दोनों करोगे क्योंकि लंबा छुट्टी होगा तुम लोगों का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पता नहीं कब होगा। सी और डी दोनों करना है, ठीक है। डीपीपी नंबर सी, डीपीपी नंबर 1D, तो 1D तक करना है। 1E में तुम्हारा होगा कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो अभी कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं करना है, उसके पहले जितने भी डीपी उसको सॉल्व करना है, क्योंकि तुम्हारा 2 क्लास तो तुम्हारा ऐसे ही चला गया, कोई डीपी उसमें था नहीं। तो 1D तक करना है। जो यहाँ पर 1D है, 1D में केवल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे नंबर क्वेश्चन दिया गया 10,
और यहाँ पर दिया गया नंबर क्वेश्चन 15, जो 1C है उसमें 15 क्वेश्चन है, तो 10 और 15 टोटल 25 क्वेश्चन तुमको करना है होमवर्क में, टोटल 25 क्वेश्चन। इसके पहले बेटा 20 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन था इसके पहले, अब केवल तुम्हें केवल 25 क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। तो घबराओ मत, यहाँ तुम्हें जो डीपीपी मिल गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कम है। इतना समझ में आ गया बेटा? यस इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, नो सर। डाउट नहीं तो आ जाते हैं स्टोशियोमेट्री पर। देखो बेटा, जो स्टोशियोमेट्री है थोड़ा सा है ना समझना पड़ेगा इसमें चीजों को, है ना, बहुत सारी चीज इससे इंटर रिलेटेड होगा। आगे जब तुम पढ़ोगे केमिस्ट्री है ना, तो यही से स्टार्ट होगा। जब तुम आगे तुम केमिकल इक्विलिब्रियम पर जाओगे है ना, उसमें भी स्टोशियोमेट्री का काफी यूज है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जहाँ पर स्टोशियोमेट्री का यूज होगा। तो स्टोशियोमेट्री में कई सारे टॉपिक यहाँ पर है, जैसे यहाँ तुम देखोगे स्टोशियोमेट्री में ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज यील्ड, मतलब ढेर सारे कैलकुलेशन यहाँ पर करने होंगे तुम्हें, ठीक है। तो आ जाता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पर। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है बेटा? एक्चुअली ये जो है हम लोगों का मोल कॉन्सेप्ट का कैलकुलेशन है कि किस तरह से हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक मतलब क्या हुआ बेटा? ग्रेविटी होता है बेटा मेजरमेंट बाय वेट। अगर किसी भी चीज का मेजरमेंट तुम बाय वेट करते हो, तौल कर करते हो ना, उसका वेट लेकर करते हो, तो वहां पर जो एनालिसिस होगा उस एनालिसिस को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करोगे, ठीक है। जैसे तुमने यहाँ पर 10 ग्राम NaOH लेकर 10 ग्राम NaOH को तुमने 10 ग्राम HCl से रिएक्ट करा दिया, तो 10 ग्राम NaOH 10 ग्राम HCl, तुमने NaOH का वेट मेजर किया, HCl का वेट तुमने लिया है ना, दोनों का वेट लेकर तुमने यहाँ पर मिक्स किया, तो ये क्या हुआ बेटा? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हुआ। तुमने दोनों का मास मिक्स कर दिया है, ठीक है। उसी तरह तुमने क्या किया कि कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, तुमने कैल्शियम कार्बोनेट, तुमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, 100 ग्राम, और इसको हीट कर दिया, ठीक है। हीट करने पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, CaO बन रहा है। तो आगे जो कैलकुलेशन तुम करोगे वो क्या होगा बेटा? वो होगा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में तुमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दिया है, मास दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जो ग्रेविमेट्रिक क्या बेटा? समझ नहीं आया बेटा अगर मास किसी सब्सटेंस का मास दिया गया, मतलब तुमको दिया गया ये सब्सटेंस A दिया गया और B दिया गया, A और B, इसका भी मास दिया गया हो, ठीक है, इसका भी मास दिया गया हो, तो मास और मास को कोरिलेट करके तुम अगर यहाँ पे कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, मास दिया गया हो A का, मास दिया गया हो B का, दोनों को मास को मिलाकर कोई कैलकुलेशन तुम कर रहे हो, तो वो जो कैलकुलेशन होगा उसको तुम बोलोगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, अब आ गया। ठीक, आगे देखो। एग्जांपल हाँ, तो लाइव एग्जांपल था, अब मैं यहाँ पर मैंने ए भी दे दिया, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, तो यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप दिया गया। जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है वो 3 टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट रिलेशन है आपको A और B, ठीक है, तो A का भी मास तुमने दिया, B का भी तुमने मास ले लिया, A और B दोनों का मास तुम कोरिलेट कर रहे हो, ठीक है। A और B दोनों का मास अगर है तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप होगा तुम बोलोगे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मास मास रिलेशनशिप, क्योंकि A का भी मास दिया गया और B का भी मास दिया गया है, ठीक है। तो ये मास मास रिलेशनशिप होगा। दूसरा जो टाइप है वो है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मास वॉल्यूम, ठीक है। A का मास दिया गया हो और B का वॉल्यूम दिया गया हो, ठीक है। A का मास दिया गया हो, B का वॉल्यूम दिया गया हो, तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा तुम क्या बोलोगे? कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक और रिलेशनशिप होता है बेटा जहां पर केवल वॉल्यूम दिया गया हो, ठीक है। A का भी वॉल्यूम दिया गया हो और B का भी वॉल्यूम दिया गया हो। अगर दोनों का ही वॉल्यूम दिया गया तो क्या होगा? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर।
तो आगे यहाँ पर लिखा गया है द लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, जो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो ये थ्योरी वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, है ना। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। बस इसको केवल तुम्हें नोट कर लेना है, इसको नोट कर लो। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन का पार्ट बताया जाएगा। हाँ बेटा बोलो, किसी कोई डाउट है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बेटा क्या करना है। होमवर्क करके नेक्स्ट क्लास में आना। जो डीपीपी दिया गया है, पहले अगर जिन लोगों ने बेटा डीपीपी 1 और 2 नहीं किया है तो सबसे पहले डीपीपी 1 और 2 करना है, ठीक है। अगर 1-2 करने के बाद टाइम बचा तो थर्ड करना है, डीपीपी नंबर सी 1A 1B पहले करना है। 1A 1B के बाद 1C और 1D पर जाओगे, ठीक है। जिन लोगों ने बेटा 1A 1B कर लिया है वही 1C और 1D करेंगे। ऐसा नहीं तुम जम कर जाओगे 1D पर, कुछ नहीं समझ में आएगा। डीपी सॉल्व नहीं होने वाला 1D पहले, ठीक है। उससे पहले तुम्हें 1A सॉल्व करना होगा, फर्स्ट A फर्स्ट B फर्स्ट C, इस तरह से सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। लाल के लिए बाय बाय। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर ये डीपीपी कई टाइप में कहाँ पर होती है? किसी को मालूम है इकाइट में कहाँ होती है डीपीपी? जैसे मेरे पास इकाइट का एक्सेस नहीं है, मैं बता देता। इकाइट में ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इकाइट्स कोई बताएगा बेटा जिसने डीपीपी एक्सेस किया है? श्याम? स्टोर में स्टोर में, ठीक है। ये स्टोर में मैं गया, इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ दिया गया है। यस सर। हाँ, यहाँ पर तुम सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर 11 तुम्हें सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट करोगे तो वहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे ढेर सारे तुम इस तरह से, ये फ्री वाला है क्योंकि मैंने फ्री वाला ज्वाइन किया। यहाँ पर जो मेरे पास एक्सेस नहीं है इसलिए यहाँ पर फ्री वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तुमने सब्सक्राइब किया होगा तो वहाँ पूरा तुम्हें दिखाई देगा। ओके सर। और किसी कोई डाउट है? नो सर। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। ओके सर।